गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भारत और रशिया की जो दोस्ती है ना, वो पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे की तरह है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। बेसिकली जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा हमेशा स्टेबल रहता है। पिछले 80 साल के अंदर दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, पर भारत और रशिया के रिश्ते अच्छे थे, अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती थी ना, वो कंटिन्यूसली एक पोल स्टार की तरह यहाँ पे बनी रही है। अब दोनों देश के जो लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, प्लस एट द सेम टाइम बातचीत रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग भी हुई। और प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि भारत हमेशा सपोर्ट करता आया है कि शांति से, बातचीत से जो युद्ध है इसका मसला सुलझाया जाए। ठीक है, तो पीसफुल ही एक सोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यही बात यहाँ पे रीआइट्रेट करी गई। बाकी इसके साथ ही साथ भारत और रशिया के बीच में बहुत सारे एमओयूज भी साइन हुए, जैसे सेमी स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स, मीडिया, एकेडमिक कोलैबोरेशन, बहुत सारे इस तरह से एमओयूज हुए हैं। बाकी एक बात आप और नोटिस करिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंट तरह से यहाँ पे डिफाइन करती है। तो क्लियरली ये दिखा रहा है ना कि भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। हम कोई डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं है। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी बोलते रहे कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दो, ये कर दो ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहनी थी और वो रही भी है। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, तो किसी के दबाव में आके हमें कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लेना। अगर हमें रशिया के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं तो हम रखेंगे। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी विच इज इंडिपेंडेंट इन नेचर। दोस्तों, डेट है आज की 6 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, जो भी बच्चे 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए हमारी टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रही है। ये सेशन दोस्तों होगा 9 दिसंबर को शाम 7 बजे ओनली एस यूपीएससी चैनल के ऊपर। अब इसमें हम डिस्कशन क्या करेंगे? इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाले 2026 के प्रीलिम्स के लिए हम क्या चीज़ करें कि प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए सेशन होने जा रहा है। तो 9 दिसंबर शाम 7 बजे आप ओनली एस यूपीएस चैनल पे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है जीसीसी कंट्रीज के रिगार्डिंग, गल्फ कॉपरेशन। देखो, एक्चुअली अगर मैं बात करता हूँ ना गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, तो आप एक बात अंडरस्टैंड करना कि इसमें टोटल 6 देश आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, 1970s और 1980s के समय के ऊपर ना, ये गल्फ वाले रीजन के अंदर बहुत सारे टेंशन्स बढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर आगे जाके 1980 में ईरान इराक वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। राइट, और वो कंटिन्यू रहता है टिल 1988 तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए, थोड़ा इकोनॉमी बेहतर करने के लिए 1981 के अंदर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यहाँ पे एक रीजनल अलायंस यहाँ पे बनती है। अब इसमें अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपको टोटल 6 देश देखने को मिल जाएंगे। आप जरा पिक्चर पे फोकस करना। एक तो दोस्तों हो गया यहाँ पे आपका बहरीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, और आपका यहाँ पर कतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपके 6 देश आपको यहाँ पे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट देखने को मिलते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको रियाद, सऊदी अरेबिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अपनी मुश्किलें होती हैं, समस्याएं होती हैं इस रीजन की, उनको टैकल करने की यहाँ पे कोशिश होती है। तो इस तरह से जो 46th जीसीसी समिट था ना, वो हुआ मनामा में। मनामा कहाँ है दोस्तों? मनामा है यहाँ बहरीन, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस बार का समिट हुआ और यहाँ पर जो डेक्लेरेशन निकल के आई दैट इज नोन एज साखिर डेक्लेरेशन। ये जो, क्योंकि मनामा में जो जगह है साखिर पैलेस वहां पे हुआ था, इसीलिए नाम आ गया साखिर डेक्लेरेशन। अब इसमें बात क्या हुई? इसमें बात ये हुई कि भाई एक तो अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। देखो, मैं आपको थोड़ा ना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कोई देश है वो अपने बीच में रिश्ते सुधारना चाहते हैं या बेटर करना चाहते हैं, तो उसकी पहली स्टेज होती है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज पीटीए। यहाँ फोकस सिर्फ कुछ एक सिलेक्टेड गुड्स के ऊपर होता है कि मान लो हमने सोचा कि भाई ये 50 प्रोडक्ट हैं,
इनके लिए आपके जो टैरिफ हैं वो कम कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 50 गुड्स के लिए टैरिफ कम हुए, बाकी सबके लिए ज्यादा है। ठीक है। फिर अगली स्टेज आती है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए। अब एफटीए में क्या होता है? एफटीए में ना बस एक छोटा सा सेट ऑफ गुड्स के लिए टैरिफ कम नहीं किए जाते। मान लो मैंने बोला कि भाई ये 10 गुड्स के लिए हम टैरिफ कम नहीं करेंगे, इसके अलावा जितनी भी आइटम्स हैं उन सब के लिए टैरिफ कम कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि स्कोप कैसे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ कुछ एक चुनिंदा वस्तुओं के लिए ही टैरिफ कम किए गए थे, अब हमने सब वस्तुओं के लिए टैरिफ कम कर दिए एक्सेप्ट अ फ्यू आइटम्स। इसको बोलते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसियान देशों के बीच में एफटीए है। फिर अगला स्टेज आता है आपका सेसा सेपा का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनमें क्या होता है? इनमें गुड्स के साथ साथ हम ना सर्विसेज और इवन आपका जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हो गया, वो भी आपके स्कोप में इंक्लूड हो जाते हैं। पर अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है ना, वो है कस्टम यूनियन का। देखो ये काफी कंफ्यूजिंग कई बार बच्चों को लगता है, इसमें आप अंडरस्टैंड करना। मान लो मैंने बोला यहाँ पे 4 देश है, लेट्स से। ठीक है सर, बना दो 4 देश, ये बन गए 1 2 3 4। मान लो ये 4 देश है, ठीक है। ये आपस में जब ट्रेड करेंगे ना, मान लो पहले से दूसरे में कंट्री में गया कोई वस्तु, पहले से तीसरे में या चौथे में, इस तरह से इन्होंने आपस में जब ट्रेड किया ना, तो वहां पर लगा जीरो टैरिफ। ठीक है। तो आपस में जीरो टैरिफ पे ट्रेड कर रहे हैं, पर बाहर कोई पांचवी कंट्री है जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, उनके साथ यहाँ पे कॉमन टैरिफ लगेगा। मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पे पांचवी कंट्री इंडिया है ना, तो इंडिया पहले देश से ट्रेड करे तो भी 5% ड्यूटी, दूसरे देश के साथ करे तो भी 5%, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी, इस तरह से। तो जीरो टैरिफ अपने आप में, और एक्सटर्नल कंट्रीज के लिए एक कॉमन टैरिफ, उसको बोलते हैं कस्टम यूनियन। इससे एक लेवल ऊपर अगर आप और चले जाते हो तो आ जाता है आपका कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में देखो कस्टम यूनियन तो होता ही होता है, पर उसके साथ ही साथ क्या होता है कॉमन मार्केट के अंदर, आपके यहाँ पे लेबर की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट बहुत आराम से हो जाती है, देशों के बीच में मूवमेंट बहुत आराम से हो जाती है। फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक मार्केट का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कोऑर्डिनेट होने लग जाती हैं। जैसे ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन में तो एक सिंगल सेंट्रल बैंक है, आपस में मॉनेटरी पॉलिसीज भी कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इस तरह से लेवल बढ़ते रहते हैं। सर आप हमें ये बता क्यों रहे हो? वैसे ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब मैं बात कर रहा था ना जीसीसी की, वो दरअसल में कस्टम यूनियन ही है। ठीक है ना। तो अपने कस्टम यूनियन को, मतलब बेसिकली अपने जो कस्टम यूनियन को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है, अपनी कॉमन मार्केट को और एडवांस करना, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस है। तो आपस में इनके बीच में जीरो टैरिफ लगता है, पर एक्सटर्नल के ऊपर यहाँ पे कॉमन टैरिफ यहाँ पे लगाते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इस बार की डिक्लेरेशन के अंदर बात और क्या हुई कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर करना है, कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी बेहतर करने के ऊपर। और साथ ही साथ ना आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, इन्होंने जो पैलेस्टीन को सपोर्ट अपनी दी, सीरिया, लेबनान, ताकि यहाँ पर ना जो मुद्दे हैं उनको सही ढंग से बातचीत से, जो लड़ाई वगैरह चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, उनको यहाँ पे खत्म किया जा पाए। तो उन्होंने अपनी पैलेस्टीन को जो सपोर्ट है वो वापस यहाँ पे रीआइट्रेट यहाँ पे करी गई है। ये है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रेलॉस एग्रीमेंट। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो अभी पता क्या हुआ, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होती है ना, इसी तरह से रशिया की जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं डूमा। तो डूमा जो वहाँ की रशिया की लोकसभा है ना, उन्होंने यहाँ पर जो रिलॉस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, इसको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया है। देखो भारत और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट था ना, ये इस साल फरवरी में साइन तो हो गया था, पर रेटिफाई जाके अब रशिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है। सर क्या है ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट बात करता है बाइलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, जहां पर क्या होगा, दोनों देशों को एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज का एक्सेस मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे भारत की शिप्स कहीं गई, वहां पर उसको जरूरत है कुछ पर्टिकुलर चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल रीफ्यूलिंग की जरूरत है, तेल डलवाना है उसके अंदर, या फिर एमुनेशन की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। तो हम लोग ना, हमारी जो शिप्स हैं वो रशिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, और यही सेम चीज रशिया भी कर सकता है भारत के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्ट्स हो गया, नेवल बेसिस हो गया, एयरफील्ड हो गया, मिलिट्री फैसिलिटीज हो गया, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यही होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज या लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भारत का कोई एग्रीमेंट यूएसए के साथ भी है क्या? आंसर इज यस। उसका नाम है लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसमें यूएसए के साथ हमने ये लमोआ यहाँ पे साइन किया हुआ है, तो उसके माध्यम से यही सिमिलर तरह का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है यूएसए के साथ भी। तो इससे कहीं ना कहीं फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही होगा कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेस हैं, एयरफील्ड या पोर्ट हैं, उनका एक्सेस उनको मिल पाएगा। अपने कुछ कुछ मिशंस होते हैं, डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है मदद मिल पाएगी। ठीक है ना, रिफ्यूलिंग करना हो गया, मेंटेनेंस करना हो गया, रिपेयर वगैरह करवाना हो गया, वो सब हो पाएगा। ठीक है, तो कई बार हमारी जैसे ट्राई सर्विस ड्रिल्स वगैरह होती हैं, जैसे इंदिरा हो गया, तो उस समय कोऑर्डिनेशन वगैरह इंप्रूव हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलते हैं, उनके अंदर आपस में कोऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे फायदा क्या हो रहा है? देखो फायदा आप यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इंडिया के पास एक्सेस मिल पाएगा चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोर्ट्स होते हैं, जैसे आर्कटिक पोर्ट्स में आपने देखा होगा, जैसे एक व्लादिवोस्तोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट है रशिया के फार ईस्ट में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आपको यहाँ मुरमांस्क पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। मुरमांस्क पोर्ट एक्चुअली में ना जो नदन सी रूट है उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत काफ़ी कोशिश कर रहा है कि आर्कटिक और फार ईस्ट रीजन के अंदर अपना प्रेजेंस को बढ़ाए, तो इससे इंडिया को यहाँ पे इन आर्कटिक पोर्ट्स का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। आर्कटिक रिसर्च हमने करनी हो उसमें मदद मिलेगी। हमारे जो नए नए शिपिंग रूट्स हैं उनके लिए बेहतर हो पाएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी हमारी यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी। इसके साथ ही साथ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल्स करने के ऊपर भी हमारी हेल्प हो पाएगी। इसके साथ साथ जैसे सुखोई 30M की आई है, T-90 टैंक्स, मिग सुखोई एयरक्राफ्ट, S-400 सिस्टम, इसके लिए भी लॉजिस्टिक्स वगैरह में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मदद मिल पाएगी। राइट, अब देखो बात करें अपने रशिया की, तो रशिया को यहाँ पे क्या मदद मिलेगी? रशिया के कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड करना कि रशिया को बेनिफिट यहाँ पे ये रहेगा कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर उसकी जो प्रेजेंस है ना वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है ना, हमारे जैसे भारत के नेवल बेसिस हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के अंदर, वहाँ पर भी यहाँ पे रशिया का एक फुटप्रिंट हो पाएगा। तो रशिया को भी यहाँ पे डिपेंडेंस आपकी जो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो पाएगी, और भारत और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर यहाँ पे बनेंगे। तो ये है आपका रिलॉस एग्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज CDSCO एंड डायरेक्टिव्स टू इंश्योर फार्माको विजिलेंस। इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले काम करते हैं, पहले मैं आपको CDSCO के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो CDSCO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के रिगार्डिंग काम करती है। क्या काम करती है? देखो आपके अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, वैक्सीन्स हो सकती हैं, आपके और क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको लाइसेंस देना वो यहाँ पे CDSC को ही जिम्मेदारी है। आपकी ड्रग्स की एफिकेसी प्रॉपर हो, सेफ हो ड्रग्स, ठीक है, तो वो सारा काम यही देखती है। नए ड्रग्स को अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड्स प्रॉपर बनाना, ये सारा काम CDSC का ही होता है, और ये एक्सपर्ट गाइडेंस भी देती है ताकि यहाँ पे प्रॉपर ढंग से काम किया जा पाए। अलग अलग आपके स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करती हैं लाइसेंस वगैरह देने के रिगार्डिंग, चाहे वो ब्लड प्रोडक्ट्स हो, IV फ्लूइड्स हो गया, वैक्सीन वगैरह के रिगार्डिंग, वो सारा काम CDSC का ही होता है। ये काम करती है DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ध्यान रखिएगा, इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं, और बाकी जो जोनल ऑफिस हैं वो देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये इन्होंने क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है फार्माको विजिलेंस। इसका अर्थ क्या होता है? देखो आप अंडरस्टैंड करो, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई दवाई खाने से आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आए। ठीक है, कई बार आपकी बॉडी के ऊपर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, इसी को बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ड्रग के साइड इफेक्ट को, उसके एडवर्स इफेक्ट को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, डिटेक्ट करते हो, और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ये सारा काम देखते हो। कहीं ना कहीं मेडिसिन के ना जो फायदे होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू द रिस्क इट यहाँ पे जो उसके साथ आते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर CDSCO ने यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिए हैं। क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं? देखो आपकी जो दवाइयाँ होंगी, आपकी जो फार्मेसीज होंगी ना, उनके ऊपर उनके सामने QR कोड होगा।
ठीक है, और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर मान लो कोई दवाई खाने से आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स रिएक्शन आता है, तो आप भाई रिपोर्ट करो, और आप भी कर सकते हो, डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह से इसको रिपोर्ट कर सकता है। उससे कहीं न कहीं पता लगता रहेगा कि भाई यार ये दवाइयाँ सही ढंग से बन भी रही हैं, नहीं बन रही हैं, राइट? प्रॉपर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कोई फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करी हैं। तो ये अभी हमारा जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, उसका वर्किंग ग्रुप था, वहाँ पर हमने ये बातें करी एंड उसके बाद हमने ये डायरेक्टिव्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, कोई भी ड्रग रिएक्शन होगा जो नेगेटिव होगा, तो बहुत जल्दी रिपोर्ट हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम के साथ भी ये यहाँ पे लिंक करता है और उससे कहीं न कहीं पेशेंट सेफ्टी यहाँ पे बेहतर होती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या क्या है ये प्रोग्राम, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया? देखो ये जो प्रोग्राम है ना, ये दरअसल में हमने 2010 में स्टार्ट किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ताकि मेडिसिन सेफ्टी हम यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएँ। ये जो रिस्क है ना, हम मेडिसिन की ये समझ पाएँ एंड कोशिश यही रहे कि भाई जो फ़ायदे होते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा हों। ऐसा ना हो कि दवाई खाने से रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, तो दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। तो ये जो प्रोग्राम है, ये उसी का काम देखता है, ठीक है ना? एंड इस तरह से पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, हमारे जितने भी हमारे एडवर्स रिएक्शंस जो होते हैं उनका एक सेंटर्स का एक आपका पूरा एक नेटवर्क बन गया है, मॉनिटरिंग सेंटर। एंड इस तरह से वो रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं एंड इस तरह से रिकमेंडेशन देते हैं सीडीएसयू को कि कैसे ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, इनको कम किया जा सकता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज ग्लूकोज ऑन एस्ट्रॉइड बेनू। इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो एक्चुअली ना आप लोगों को ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में पता होगा। ओसिरिस रेक्स की फुल फॉर्म है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड रेगुलेट एक्सप्लोजर। एक्चुअली क्या था, नासा का ये जो मिशन है ना, ये 2016 में स्टार्ट हुआ, ठीक है? इसका पर्पस ये था कि भाई आप जाएंगे एस्ट्रॉयड के ऊपर। कौन सा एस्ट्रॉयड? एस्ट्रॉयड बेनू, ठीक है? और ऐसा हुआ भी, 2016 में मिशन स्टार्ट हुआ, 2018 में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? अब 2018 में पहुंचा, फिर इसने यहाँ पे बेनू को स्टडी करना शुरू किया, बेनू से मिट्टी एक्सट्रैक्ट करनी शुरू करी, और इस तरह से 2023 में जाके क्या होता है, वो मिट्टी लेकर भारत, मतलब नॉट भारत नहीं सॉरी, दुनिया पे वापस आ जाता है, ठीक है? ओके ओके, तो सैंपल दुनिया में आ गए 2023 में। अब यहाँ पर हम बेनू को स्टडी कर रहे हैं कि बेनू में क्या बना हुआ है, किस प्रोडक्ट का बेनू बना हुआ है। एक्चुअली पता क्या है, बेनू बहुत पुराना है, ठीक है ना? तो बेनू को समझने से साइंटिस्ट को पता लग सकता है कि प्लैनेट्स कैसे बने, लाइफ कैसे शुरू हुई, एस्ट्रॉयड की अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पे बेहतर हो सकती है। इसीलिए बेनू को हम यहाँ पे इतना स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो आप ध्यान में रखिएगा कि बेनू एक ना बी टाइप एस्ट्रॉयड है। बी टाइप एस्ट्रॉयड क्या होता है? बी टाइप एस्ट्रॉयड का मतलब यही होता है कि ऐसे एस्ट्रॉयड्स जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कार्बन रिच होते हैं, ठीक है? इनमें कार्बन और बाकी और मिनरल्स की जो मात्रा होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ये अगर हम बात करें दुनिया से, ये लगभग 200 मिलियन माइल्स दूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके 2175 2199, मतलब इन सालों के बीच में, मतलब आज से लगभग 150 साल बाद हो सकता है कि बेनू धरती को हिट करे, ठीक है ना? पर उसकी बहुत कम चांसेस हैं, तो इसीलिए बट हम इसको मॉनिटर तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं कि बेनू कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो बेनू को स्टडी करना कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बताता है कि धरती के सॉरी दुनिया के ऊपर जो कैसे कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और प्रीबायोटिक जो केमिस्ट्री है उसको भी स्टडी कर पाएंगे। बेसिकली लाइफ के इमर्ज करने से पहले किस तरह से दुनिया भर के केमिकल प्रोसेसेस चल रहे थे, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन हम समझ सकते हैं। बाकी इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो सैंपल थे 2023 में मिले थे, उसमें क्या अभी तक हमने स्टडी किया है, एक तो ये है कि भाई यहाँ पे लाइफ के साथ लिंक्ड शुगर्स है ना, वो डिटेक्ट हुई हैं। बेसिकली ग्लूकोज जो है वो डिटेक्ट हुआ है। अब ग्लूकोज क्या है, लाइफ के ऊपर एनर्जी का बहुत प्राइमरी सोर्स है, वो आइडेंटिफाई हो गया है बेनू के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे राइबोस जो कि आरएनए कंपोनेंट है, वो डिटेक्ट हुआ है। ध्यान में रखना, हमने आरएनए डिटेक्ट किया है राइबोस, हमें डीएनए शुगर यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो शुगर डीएनए में होती है वो डिटेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि इस वजह से बेनू के ऊपर लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जरूर थी। बाकी इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोबेसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है ना? तो धरती पे जब जिंदगी लाइफ इमर्ज हुई, उससे पहले कुछ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स स्पेस के अंदर थे, इतना जरूर पता है। पर बेनू के ऊपर लाइफ नहीं थी, इतना भी हमें पता लग गया है यहाँ पे स्टडी करके। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बेनू के ऊपर हमें यहाँ पे ग्लूकोज मिला है।
नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज FIDE रेटिंग्स। FIDE क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। देखो दुनिया भर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव चेस इनिशिएटिव्स होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, उन अलग अलग टूर्नामेंट्स को देखना, वो यहाँ पे FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ही जिम्मेदारी होती है। अब इसके हेडक्वार्टर आपको लुज़ान स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से दुनिया भर के अंदर चेस रैंकिंग्स को देना, मेजर चैंपियनशिप कंडक्ट कराना, वो इसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के 3 साल और 7 महीने के जो बच्चा है ना, ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जी, इनको यंगेस्ट चेस प्लेयर है जिनको FIDE ने रेटिंग दी है। एक्चुअली FIDE क्या है? रेटिंग देता है, कौन प्लेयर कितना अच्छा है उसके हिसाब से उनको रेटिंग मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि जो बेस रेटिंग है वो स्टार्ट होती है 1400 से, ठीक है, रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, पर स्टार्टिंग जो बेस रेटिंग होती है वो 1400 होती है। अगर आपको कम से कम, अगर आपने 5 गेम्स खेली हैं किसी ऑलरेडी रेटिंग अपोनेंट्स के अगेंस्ट, एंड वहां पे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको ये रेटिंग यहाँ पे दी जाती है। तो जितना अच्छा आप काम करते रहोगे उतनी रेटिंग आपकी इंप्रूव होती रहेगी, राइट? तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें अलग अलग रेटिंग के लेवल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है कैंडिडेट मास्टर, जिसकी रेटिंग 2200 से ऊपर होती है ना, उसको हम कैंडिडेट मास्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी की रेटिंग 2300 से ऊपर हो जाए तो उसको हम FIDE मास्टर यहाँ पे बोल देते हैं। फिर किसी की रेटिंग 2400 से ऊपर हो जाए वो होता है इंटरनेशनल मास्टर। हालांकि और भी नॉर्म्स हैं इसके अंदर, पर मेजरली ये होता है। तो जो नेशनल लेवल खिलाड़ी जो काफी स्ट्रांग होते हैं ना, वो नॉर्मली इंटरनेशनल मास्टर होते हैं। और फिर उसके ऊपर बारी आती है आपकी ग्रैंड मास्टर की। ये तो हाईएस्ट टाइटल है आपको जो देखने को मिलता है वर्ल्ड चैंपियन के अलावा। ठीक है, यहाँ पर 2500 से ऊपर की रेटिंग अलॉन्ग विद GM नॉर्म्स आपने सिक्योर की होनी चाहिए, कम से कम 3, वो होते हैं ग्रैंड मास्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो विश्वनाथन आनंद जी हो गया, प्रगनंदा हो गया, गुकेश हो गया, ये सब आपके ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको FIDE रेटिंग के बारे में क्लियर होनी चाहिए। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के बारे में। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये एक बायलैटरल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ये हो रही है कहाँ पे? बकलो, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इसका ये 10th एडिशन है। 2012 के अंदर ये जो गरुड़ शक्ति है ये स्टार्ट हुई थी भारत और इंडोनेशिया में, एंड इस तरह से साल दर साल दोनों देशों के बीच में ये होती रही। ठीक है ना? एंड इस बार का जो 2025 के अंदर, तो भारत की तरफ से द पैराशूट रेजिमेंट है, एंड इस तरह से साथ साथ आपके इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस भी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलेंगी। अब इसमें मेजर फोकस है हमारे ड्रोन्स के ऊपर, कि ड्रोन्स को कैसे काउंटर करना है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं कुछ आपके काउंटरिज्म टैक्टिक्स यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट एक दूसरे के जो हैं उसके साथ फेमिलियराइज होना, एंड अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना, ये मेजर काम आपको इस एक्सरसाइज का देखने को मिल जाएगा। तो साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट बेहतर हो, ये सारा एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति उस चीज को यहाँ पे देखती है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, स्टेट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये दरअसल में IUCN नहीं करता बल्कि करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए स्टेटमेंट आपका पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि जियो पारसी स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करता है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, देखो इसमें नीति आयोग का रोल नहीं है। यहाँ पर आपकी और जो अन्य फाउंडेशन है, जैसे पारजोर फाउंडेशन हो गया, लोकल पारसी पंचायत हो गया, वो यहाँ पे मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।